जैसे कि आप सभी को पता है, इस कोरोना महामारी की वजह से ना तो स्कूलें चल पा रही हैं, ना कोचिंग सेंटर चल पा रहे हैं। तो इस महामारी से बचने के लिए अभी तक एक इलाज है, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी बीच आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना रहा हूँ 10वीं स्टैंडर्ड की लेवल का। तो उसमें अपने इतिहास का पहला ही पाठ है, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इस 10वीं क्लास का जो ये इतिहास का चैप्टर है, ये अपने रीड लेवल पे भी लगता है कंपटीशन क्लास में। और इसी स्वर्णिम भारत अभियान में जो महाजनपद का एक टॉपिक चलता है, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड जरूर लगता है, लेकिन आइए आज अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। और मेरा यही उम्मीद है, मेरी कामना है कि जो बच्चे 10वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा नहीं हो पाई थी, उस परीक्षा के ऊपर कुछ बच्चों को घर पर ही पढ़ाई के लिए एक वीडियो के माध्यम से मैं करीबन 20-25 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे। शुरुआत करते हैं स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो स्वर्णिम भारत है क्या? बात अपन करते हैं स्वर्णिम भारत की। तो स्वर्णिम भारत है प्राचीन समय में सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण तथा महाभारत है। महाभारत काल को स्वर्णिम भारत कहा गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण तथा महाभारत काल को स्वर्णिम भारत कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विश्व गुरु रहा है और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। किस आधार पर भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का दर्जा क्यों दिया गया है? तो अपन बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा क्यों दिया गया है। एक मिनट। भारत को विश्व गुरु का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि अपन बात करते हैं 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक का काल है। उस काल में हर्षवर्धन सम्राट नाम का एक अपना राजा हुआ था, जो 6वीं शताब्दी में उस हर्षवर्धन नाम के राजा के काल में अपनी सभ्यता और संस्कृति इतनी पल्लवित हुई कि अपनी सभ्यता और संस्कृति विदेशों में भी जाकर झंडा यानी कि लहराती रही। तो हर्षवर्धन के काल में ही अपनी सभ्यता और संस्कृति सबसे ज्यादा पल्लवित हुई। और उसी काल में अपना जो ये भारत था, ये भारत बृहत्तर भारत के नाम से जाना जाता था। यानी कि भारत, आज का जो भारत है, यह भारत है अपना यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक यहाँ तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन ने यहाँ तक का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और अपन बात करें इधर वाले देशों की तरफ भी अपना भारत यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति फैल चुकी थी। तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? तो भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि भारत में उस समय, प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, भारत में प्राचीन समय में भारत से अपने व्यापारी भारत के बाहर अर्थात विदेशों में व्यापार करने के लिए जाया करते थे। विदेशों में व्यापार करने के लिए जाया करते थे। और भारत के बाहर से भी, विदेशी भी अपने भारत में व्यापार करने के लिए आया करते थे। तो
कुछ अपने व्यापारी भारत के बाहर जाकर बस गए और अपनी सभ्यता और संस्कृति भारत के बाहर के देशों में भी अपनी सभ्यता और संस्कृति फैली। जैसे कि मैं बात करूं कि सभ्यता संस्कृति यानी कि अपने प्राचीन भारत में दो मार्गों से व्यापार किया जाता था। एक है स्थल मार्ग, दूसरा था जल मार्ग। स्थल मार्ग से के क्षेत्र से होते हुए व्यापार अपने इधर पूर्व इधर उत्तर साइड की तरफ जब अपन बात करें तो तिब्बत चीन की तरफ व्यापार किया जाता था। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो इधर ईरान इराक इस तरफ तक यानी इस क्षेत्र तक व्यापार किया जाता था। और अपन बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया जावा, इंडोनेशिया, मलाया, बोर्निया, फिलीपींस यानी कि इस द्वीपीय देश यहाँ तक कि अपना जो भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, श्रीलंका तक भी अपना व्यापार और अपनी सभ्यता और संस्कृति पल्लवित हुई थी। अपनी संस्कृति का इन देशों में भी संस्कृति फैलती हुई अपन देख सकते हैं प्राचीन समय में। तो भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि भारत से अपने यहाँ के व्यापारी भी भारत के बाहर व्यापार करने के लिए जाया करते थे और भारत के बाहर के भी यानी कि विदेशों के भी यहाँ पर अपने भारत में व्यापार करने के लिए आया करते थे। और व्यापार करने के लिए जब वो आया करते थे तो अपने साथ में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ना ये अपने साथ में लाया करते थे। और अपने भारत के अंदर से ये जो व्यापारी थे, ये व्यापारी एक तो अपने पश्चिमी बंगाल के इधर साइड में बंगाल पड़ता है, तो बंगाल में ढाका की मलमल बड़ी फेमस थी, बड़ी प्रसिद्ध थी। और ढाका की मलमल के कपड़े, सूती के कपड़े बने हुए पहनते थे। यहाँ तक कि मैगजीन्स ने भी कहा है कि बंगाली सूती के कपड़े पहनते थे और बारीक जरी का काम किया हुआ होता था उन पर। तो ये लोग विदेशी व्यापारी यहाँ से अपना रेशम, मलमल, दक्षिण भारत की तरफ से बात करें तो काली मिर्च, तंबाकू, इलायची ये यानी कि इन वस्तुओं को भारत से बाहर ले जाते थे और उन वस्तुओं के बदले में एवज में अपने को सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि मिल जाया करता था। और इसलिए भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बना और भारत में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात की भरमार आपूर्ति हो गई थी। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहते थे। भारत में अब अपन बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद का काल माना जाता है महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व। 600 यानी कि 6वीं शताब्दी या 6वीं सदी वैदिक सभ्यता का युग कहा जाता है इसको। तो इस समय और आजकल भी आपने देख रहे होंगे जैसे ही लॉकडाउन कर दिया गया है तो एक अपना रामायण सीरियल चालू कर दिया गया है। तो उसमें रामायण में भी आपने अपने महाजनपदों के बारे में नाम सुना होगा। जैसे अपन बात करें गांधारी नंदन, तो गांधारी उस समय एक जनपद हुआ करता था। मैं बात करूं चेदी नरेश, मैं बात करूं अंग देश का राजा कर्ण, तो ये उस समय महाजनपदों के बारे में 6वीं सदी में ही बताया गया है। और उन्हीं के बारे में आज अपन इन्हीं जनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महाजनपद कैसे, तो पहले प्राचीन समय में वैदिक युग में या वैदिक काल में राजनीतिक संगठन जन के रूप में था। जन के रूप में राजनीतिक संगठन प्राचीन समय में वैदिक काल में जन के रूप में था। तो धीरे धीरे फिर अब ये जन प्राचीन समय में स्थायी रूप से तो रहते नहीं थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आवास विचरण किया करते थे। तो इधर से एक जगह से दूसरी जगह यानी इनका आवास स्थायी नहीं था। लेकिन फिर बाद में जनों ने
लेकिन फिर बाद में जनों ने अपना स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया था और जन से फिर जनपद बने और ये जनपद भी आपस में जैसे अपन बात करेंगे अभी थोड़ी देर में जनपदों के बारे में। जो कुरु जनपद है, गांधार जनपद है, तक्षशिला जनपद है, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो उनके बारे में तो ये सभी जनपद एक दूसरे पर आक्रमण करने लग गए थे और जनपदों से फिर बाद में महाजनपद बन गए, महाजनपद। और इन्हीं महाजनपदों का उल्लेख आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। महाजनपदों का काल है 606 शताब्दी से या 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। महाजनपदों का उल्लेख अपन सबसे पहले बात करें तो महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। मैंने बताया इन महाजनपदों का बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय में और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। महाजनपद चल रहे थे अपने महाजनपदों में पहला महाजनपद है कंबोज महाजनपद है अपने भारत के पश्चिम दिशा में यहीं पे अपना कंबोज महाजनपद है और कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर। कंबोज महाजनपद अपने भारत में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और इधर अफगानिस्तान का क्षेत्र इस कंबोज महाजनपद में आया करता था। कंबोज महाजनपद के घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ के घोड़े सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ करते थे। कंबोज के बाद में अब कंबोज को इसकी राजधानी को याद करने की ट्रिक है कि भाई हार्ड पढ़ते हैं ये, तो इनकी राजधानी को याद करने की ट्रिक है कि बोझ कम करना है तो बोझ कम करोगे तो किसी चीज को हटाओगे, तो कंबोज से इसकी ट्रिक बनती है फाटक या हटाना। अपन बात करें दूसरे महाजनपद की, दूसरा महाजनपद है गांधार महाजनपद यहाँ पे पड़ता है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। इसकी राजधानी को याद करने की ट्रिक है कि धार किस पे लगाते हैं अपन, अपने पास कोई भी औजार होते हैं जैसे पेड़ों को काटने के लिए अपने या अन्य कोई औजार होते हैं तो उन औजारों को धार लगाई जाती है। तो धार है किसी पत्थर पर या शिला पर लगाते हैं तो उस हिसाब से याद रह सकता है। धार किस पे लगाई जाती है, शिला पे, और शिला से तक्षशिला। प्राचीन समय में, उस समय की बात कर रहा हूँ 6वीं शताब्दी के समय, तो उस समय शिक्षा के बड़े केंद्र हुआ करते थे तक्षशिला। ऐसे ही और विश्वविद्यालय थे जैसे नालंदा, गया, विक्रमशिला। ये उस समय शिक्षा के बड़े केंद्र हुआ करते थे। अब
अपन बात करते हैं तीसरे। अब ये जो कंबोज महाजनपद और जो गांधार महाजनपद है, ये कंबोज और गांधार महाजनपद ही एक दो महाजनपद ऐसे थे जो भारत से बाहर थे। यानी कि इस तरफ है कंबोज अफगानिस्तान की साइड में और गांधार की रावलपिंडी पाकिस्तान के पास काबुल का क्षेत्र के पास ही ये गांधार है। तो भारत के बाहर दो महाजनपद थे, एक गांधार, एक कंबोज और एक गांधार। तीसरे महाजनपद की बात करें, तीसरा महाजनपद है अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद की राजधानी है कोत्तक। महाजनपदों में एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो भारत के दक्षिण में है। ये भारत का उत्तरी वाला भाग, ये भारत का दक्षिण वाला भाग। तो ये भारत में यहाँ पे ये अस्मक है, भारत में यहाँ पे ये अस्मक है, इसकी राजधानी है कोत्तक है। इसके बाद में चौथा महाजनपद है अवंती। अवंती महाजनपद है, अवंती महाजनपद है अपने भारत के, जैसे ये अस्मक है दक्षिण भारत में है, तो महाराष्ट्र के आसपास यहाँ पे ये अवंती पड़ता है, ये अवंती। और इस अवंती की राजधानी है, अवंती की दो राजधानियां हैं, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। अवंती अपने महाराष्ट्र के आसपास के, और अवंती के पास ही एक नदी बहा करती थी, गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी के आसपास है यह अवंती महाजनपद स्थित था। और इसी अवंती महाजनपद की जो मैंने अभी दो राजधानियां बताई, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, तो ये दो राजधानियां ऐसे हुई क्योंकि इस क्षेत्र में एक नदी बहा करती थी, वैतरणी नदी। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये बीच में से नदी बह रही है, इस नदी का नाम है वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी के उत्तर दिशा में उज्जैनी था और दक्षिण दिशा में माहिष्मती था। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। अवंती की दो राजधानियां हैं, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती। इसके बाद में पांचाल महाजनपद लेते हैं। पांचाल महाजनपद है, पांचाल महाजनपद है अपने भारत में बिहार के आसपास या यूपी के आसपास, यूपी और फर्रुखाबाद का क्षेत्र हुआ करता था। तो यहाँ यूपी और इस क्षेत्र में यह पांचाल हुआ करता था। पांचाल की राजधानी दो बताई गई हैं, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल है। इसको याद करने के लिए ट्रिक है कि पांचाल अपना ये हाथ है, 5 अंगुलियां हैं, तो पांचाल बनता है। तो पांचाल के हिसाब से कि अपनी उत्तरी पांचाल की राजधानी को याद करना है तो अहिछत्र है। तो एक ये अपना हाथ में 5 हो गया, तो 5 भी 5 अंगुलियां हैं, तो इन 5 अंगुलियों को ऐसे करेंगे तो छत्र सा बन जाता है। और इसी छत्र के आधार पर ही
अपन ये काम्पिल्य राजधानी भी याद कर लेंगे, क्योंकि सांप के फन जैसा हो गया है, सांप के फन जैसा हो गया। तो सांप को अपन देखते हैं तो अपने शरीर में एक कपकपी सी लगती है, तो कपकपी के हिसाब से आप याद कर सकते हैं काम्पिल्य। तो पांचाल की राजधानियां, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। आपको पता होना चाहिए पांचाल पांडवों की पत्नी द्रौपदी इसी पांचाल महाजनपद की रहने वाली थी, जो कि द्रुपद की पुत्री थी, द्रुपद की पुत्री। पांचाल महाजनपद के बाद में नेक्स्ट अपन महाजनपद लेते हैं काशी महाजनपद। काशी महाजनपद है, काशी महाजनपद है, काशी महाजनपद। ये जो अब जितने भी महाजनपद बचेंगे, ये सारे महाजनपद भारत के पूर्वी साइड में, पूर्वी दिशा की तरफ सारे महाजनपद इसी एरिया में आएंगे, इसी क्षेत्र में आएंगे। तो काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी, वाराणसी। काशी प्राचीन उस समय सर्वोच्च शक्तिशाली महाजनपदों में इसका नाम आता था, काशी महाजनपद का। और काशी की आपने नाम सुना होगा महाभारत में, अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये जो एक ही उसके नाम है। तो काशी अंबा या अंबालिका ही काशी महाजनपद की रहने वाली थी, इसकी राजधानी है वाराणसी। काशी महाजनपद के बाद अपन बात करें मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद है, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती या कुशीनगर। कहते हैं मल्ल महाजनपद के बारे में, क्योंकि इसको भी मल्ल महाजनपद को याद करने के लिए भी आपके लिए एक ट्रिक है कि मल्ल युद्ध करता कौन है। मल्ल युद्ध पहलवान वगैरह करते हैं, और पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तो उसी हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर या कुशावती जो भी है, ये आराम से याद हो सकती है। मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद के बाद में 8वां है महाजनपद मगध महाजनपद। मगध महाजनपद सभी महाजनपदों में सर्वश्रेष्ठ महाजनपदों में आता है, शक्तिशाली महाजनपदों में आता है। कहते हैं कि मगध क्षेत्र के हाथी बड़े प्रसिद्ध थे। हाथी युद्धों में उस समय हाथियों का प्रयोग मगध महाजनपद में ही किया जाता था। मगध महाजनपद की राजधानी, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। ये क्षेत्र पटना के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है, पटना के आसपास का क्षेत्र मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। मगध महाजनपद के बारे में छात्रों अपने 10वीं क्लास की बुक में डायरेक्ट मगध महाजनपद का उत्कर्ष दिखा रखा है, तो उससे पहले अपन थोड़ा सा मगध महाजनपद के बारे में जानकारी ले लें। मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ? क्योंकि मगध महाजनपद उस समय शक्तिशाली महाजनपदों में आता था, और जो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज और राजगृह थी, यह 5 पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र हुआ करता था। 5 पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र हुआ करता था, और बाद में ही इस मगध महाजनपद की राजधानी
पाटलिपुत्र भी हो गई थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, यह पाटलिपुत्र में एक जल दुर्ग था और यह जल दुर्ग भी 3 नदियों का क्षेत्र, यह 3 नदियों का क्षेत्र हुआ करता था। इसमें गंगा नदी, दूसरी सोन नदी, तीसरी नदी गंडक नदी। गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी, इन तीनों नदियों का क्षेत्र हुआ करता था। तो यह भौगोलिक दृष्टि से अपन बात करें तो इधर ये गिरिव्रज या राजगढ़ 5 पहाड़ियों के क्षेत्रों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से, और यह जलदुर्ग यानी कि गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदियों के बीच का क्षेत्र था। तो भौगोलिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र मगध सुरक्षित हुआ करता था। और कहा जाता है कि उसी समय इसी मगध महाजनपद में लोहे की खानों के बारे में भी पता चल गया था। तो उस हिसाब से भी मगध महाजनपद शक्तिशाली महाजनपदों में आता था। मगध महाजनपद के बारे में कहा जाता है ग्रंथों में, पुराणों के हिसाब से अपन बात करें तो पुराणों में, 1 मिनट इसको मिटा देता हूं मैं। पुराणों में कहा जाता है कि मगध महाजनपद पर बृहद्रथ के पुत्र जरासंध ने इस मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह स्थापित की थी। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध ने, यह बात पुराणों में कही जाती है। और बौद्ध व जैन ग्रंथों में कहा गया है कि इस मगध महाजनपद में 3 वंशों का शासनकाल रहा। हर्यक वंश, नाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश, नाग वंश और नंद वंश यानी, और आपको पता होना चाहिए 10वीं क्लास की बुक में नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये इन ग्रंथों के साथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के हिसाब से यहाँ पे इन हर्यक वंश का, नाग वंश का और नंद वंश के यहाँ पे शासनकाल हुआ करते थे। उसके बाद में नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। उसके बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद में अपन दूसरे महाजनपद देखते हैं। वज्जी महाजनपद, ये वज्जी महाजनपद है। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह या मिथिला, इसे यह वज्जी बिहार के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। यह भी यहीं के आसपास का, बिहार का क्षेत्र का आसपास का। भगवान राम की पत्नी सीता इसी वज्जी महाजनपद की रानी राजकुमारी थी। यहीं पे सीता, विदेह और यह मिथिला महाजनपद, वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह, मिथिला, और यहीं की सीता माता वज्जी महाजनपद की रहने वाली थी। वज्जी महाजनपद के बाद अपन बात करते हैं वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कहा जाता है कि वत्स
महाजनपद की जो ये कौशाम्बी राजधानी थी, इस कौशाम्बी राजधानी को पहले एक राजा, उस राजा ने इस कौशाम्बी राजधानी को बसाया था, क्योंकि इस क्षेत्र में गंगा नदी की बाढ़ आ गई थी, यानी गंगा नदी में बाढ़ आ गई थी। तो गंगा नदी में बाढ़ आने के बाद में इस कौशाम्बी को इसके महाजनपद की राजधानी बनाई गई। और महाजनपद यह कौशाम्बी वर्तमान में यमुना नदी के पास है, यमुना नदी। वत्स महाजनपद के बाद में अपन बात करें, उसके बाद है चेदी। चेदी महाजनपद है। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। सर इसको कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए भी ट्रिक है। देखिए, चेदी को आप एक तरह से खाने का फल आता है चेरी, तो चेरी के हिसाब से अब चेरी फल को खाओगे तो आप में ताकत आएगी, शक्ति आएगी और बुद्धि भी बढ़ेगी। मति का क्या होता है? बुद्धि। तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी महाजनपद के बाद है अपन महाजनपद लेते हैं कौशल। कौशल महाजनपद है। कौशल महाजनपद है। कौशल के नाम से महाजनपद के बारे में, कौशल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से यही कौशल महाजनपद के रहने वाले थे। इसी कौशल की राजधानी बुद्ध काल के समय दो भाग हो गए थे, यानी कि बुद्ध काल के समय कौशल महाजनपद की दो राजधानियां हो गई थी। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल जो अयोध्या, यानी कि इसकी राजधानी थी अयोध्या, लेकिन इसी अयोध्या के दो भाग हो गए थे। अयोध्या के उत्तरी अयोध्या की राजधानी बुद्ध काल के समय साकेत हो गई थी और दक्षिणी कौशल अयोध्या की राजधानी श्रावस्ती हो गई थी। कौशल कहा जाता है कि भगवान राम जब सरयू नदी में समाधि लेते हैं या सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं तो आसपास के ग्रामीण के सभी लोग भी आ गए थे, हनुमान जी भी आ गए थे, लेकिन श्री राम ने उस समय हनुमान जी को मना कर दिया था कि आप कलयुग के अंतिम प्रहर तक यहीं रहोगे। आप महाभारत और रामायण देख रहे होंगे तो भगवान राम उस जो नदी में सब डुबकी लगाते हैं या उस नदी का नाम था सरयू नदी। सरयू नदी, इसी सरयू नदी में भगवान राम देवलोक में जाते हैं और सभी ग्रामीण, और यह कहा जाता है कि इस यहाँ दक्षिणी क्षेत्र से विभीषण को भी बुला लिया गया था और आसपास के ग्रामीण नगरी के लोग भी भगवान राम के साथ गए थे। कौशल महाजनपद के बाद अपना महाजनपद बसता है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। कैसे याद रखें? याद करने के लिए इसको भी ये है कि भाई कोई चंपा नाम की कोई लड़की है तो उसके हाथ पैर अंग आंखें जो भी हैं वो सुंदर है, तो उस हिसाब से याद रह सकता है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा। इसके बाद अपने राजस्थान के संदर्भ में लगने वाले महाजनपद है, ये राजस्थान है और इस राजस्थान के संदर्भ में लगने वाले महाजनपदों हैं, उनमें है एक मत्स्य महाजनपद है, एक है सूरसेन महाजनपद है, एक है कुरु महाजनपद।
मत्स्य महाजनपद, सूरसेन महाजनपद और कुरु महाजनपद। इनके बारे में अपन बात करें तो कुरु, मत्स्य महाजनपद, सूरसेन महाजनपद और कुरु महाजनपद। उससे पहले अपन इन्हीं महाजनपदों को एक बार दोबारा देख लेते हैं। याद कैसे करें, तो देखिए इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बना रखी है और ये दो तो याद हो जाएंगे, कंबोज और गंधार भारत से बाहर के हैं। ऊपर कंबोज गंधार, नीचे दक्षिण में अस्मक और महाराष्ट्र के आसपास गोदावरी नदी का क्षेत्र जो है अवंती, जिसकी राजधानी बताई थी मैंने उज्जैनी और महिष्मती। और अब जो इधर वाले जो सारे महाजनपद हैं उन महाजनपदों को याद करने के लिए जैसे एक ट्रिक बना रखी है, P K M V A V C। इस ट्रिक में सारे महाजनपद आ जाएंगे। देखिए कंबोज है, गांधार है, अस्मक है, अवंती है, ये देखिए पांचाल, पीके, काशी, मल्ल, कौशल, मगध, वज्जी, ऐसे अंग, विसे, वत्स और सी से चेती। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 महाजनपद है। तो इधर वाले महाजनपदों को याद करने के लिए ये ट्रिक है, के एम वी ए व वी सी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल, कन्हैयालाल माणिक्यलाल और ऊपर लगा दीजिए आप पी, पी के हो गया, पी से पांचाल। तो ये याद रखने के लिए ट्रिक है, आप समझ में आ गए होंगे सारे महाजनपद, क्योंकि 16 महाजनपदों को याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कई बार, तो इस ट्रिक से आराम से अपन याद कर सकते हैं। और जो अब ये 16 महाजनपदों हैं, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया? कहा जाता है कि महाभारत में तो 250 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ग्रंथ है, उन ग्रंथों के हिसाब से इन महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ है वह जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख इनमें कहा गया है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है और महाभारत में तो 250 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और 10वीं क्लास के बुक में बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में अपन करीबन 13 महाजनपदों के बारे में अध्ययन कर लिया। बचे अब 3 मत्स्य महाजनपद, सूरसेन महाजनपद और कुरु महाजनपद, इनको भी देख लेते हैं। मेरी कोशिश रहेगी वीडियो छोटा बने, इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी भी चल रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। देखिए मत्स्य महाजनपद के बारे में अध्ययन कर लें, इसको मिटा देता हूँ मत्स्य महाजनपद, इनको याद करने के लिए अपन एक बार राजस्थान का चित्र बना लेते हैं। देखिए जो भी है जैसा भी ठीक है, समझने के लिए पर्याप्त होगा। तो इसे राजस्थान के मानचित्र में अपने मत्स्य महाजनपद को लेते हैं सबसे पहले।
का क्षेत्र इस मत्स्य महाजनपद में आया करता था। और इसी जयपुर महाजनपद के मत्स्य महाजनपद में कहा जाता है कि जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र और जयपुर के ही पूर्व में अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये क्षेत्र आया करते थे मत्स्य महाजनपद में। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर, इसको वर्तमान में बैराग बोलते हैं। विराटनगर बैराग है, नाम कैसे पड़ा इस राजधानी का? तो महाभारत काल के समय विराट नाम के राजा का यहाँ पे शासन हुआ करता था और पांडवों ने अपना अंतिम अज्ञातवास यही राजा विराट के पास बिताया था। कहा जाता है कि पांडवों का जो सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर विराट राजा का सलाहकार बन गया था, मंत्री बन गया था। और जो द्रौपदी थी वह विराट राजा की पत्नी की दासी बन गई थी। और इसी के साथ में अर्जुन था, अर्जुन ने विराट राजा की पुत्री को ढोलक वगैरह सिखाया करता था। भीम को रसोइया बना दिया गया था, रसोई वगैरह का कार्यभार भीम ही संभाला करते थे। और नकुल और सहदेव घोड़ों का कार्यभार संभाल दिया गया था घुड़शाला में। तो इस प्रकार से पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट के पास बिताया था। और उसी समय भीम का भी हनुमान जी ने घमंड तोड़ा था, क्योंकि अलवर क्षेत्र में पहाड़ियों का क्षेत्र है। तो अलवर क्षेत्र में हनुमान जी एक दिन सैन्य मुद्रा में लेटे हुए थे, तभी रास्ते से भीम जी निकलते हैं। तो भीम जी कहते हैं कि पूंछ हटाइए रास्ते से। तो कहा जाता है कि हनुमान जी की पूंछ उनसे उठी नहीं थी। फिर बाद में हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं तो क्षमा याचना करते हैं भीम जी, और उसमें तब आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो उस महाभारत के युद्ध में मैं आपकी सहायता करूंगा। और महाभारत रामायण देख रहे होंगे तो महाभारत का युद्ध आया तो उसमें अर्जुन के रथ पे हनुमान जी मूर्ति के रूप में विराजमान रहते हैं। और देखिए विराट इसे मत्स्य के बारे में और जानकारी करें तो इस मत्स्य महाजनपद राजस्थान है। राजस्थान के उत्तर में दिल्ली वगैरह का क्षेत्र आता है। कहने का अर्थ है जो कुरु महाजनपद हुआ करता है वह कुरु महाजनपद राजस्थान के उत्तर में पंजाब से ऊपर या हरियाणा आसपास, तो यहाँ पे ले लेते हैं कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद। और इसी मत्स्य महाजनपद के पूर्व में ही सूरसेन महाजनपद हुआ करता है, सूरसेन। इसीलिए मैंने तीनों महाजनपदों को अलग से ले रहा हूं क्योंकि इन तीनों महाजनपदों का संबंध अपने राजस्थान से लगता है। सूरसेन महाजनपद में, इस सूरसेन महाजनपद में और कुरु महाजनपद में अलवर, भरतपुर और धौलपुर में से अलवर का, जैसे मान लीजिए ये मैंने अलवर बना दिया, ठीक है, अलवर बना दिया तो अलवर इसके दो भाग कर देता हूं मैं, ये उत्तरी अलवर हो गया और ये दक्षिणी अलवर हो गया। और एक और बीच में कह देता हूं तो ये पश्चिमी अलवर हो गया, पूर्वी अलवर हो गया। तो कहने का अर्थ है कुरु महाजनपद में राजस्थान के अलवर जिले का उत्तरी भाग इसी कुरु महाजनपद में आया करता था। और जो पूर्व वाला भाग है, ये पूर्व वाला भाग सूरसेन महाजनपद में आया करता था। ध्यान रखना इसका थोड़ा सा अंतर है। उत्तरी अलवर वाला भाग कुरु महाजनपद में और पूर्वी अलवर सूरसेन महाजनपद में। इसी मत्स्य महाजनपद अपने इधर चंबल नदी के क्षेत्र तक फैला हुआ था, अरावली की पहाड़ियों तक। और इधर अपन बात करें पश्चिम में तो जांगल जनपद आया करता था। और इसके उत्तर में हो गया कुरु महाजनपद। मत्स्य महाजनपद के बारे में कहा जाता है कि सहाज नाम का राजा, एक सहाज नाम का राजा रहा करता था। सहाज नाम के राजा ने इसी मत्स्य, महाभारत के अनुसार बताया गया है, इसी मत्स्य महाजनपद और चेदी, मत्स्य और चेदी महाजनपदों पर इस सहाज नाम के राजा का शासन रहा था। सहाज नाम के राजा का
मत्स्य महाजनपद और चेदी महाजनपद पर इनका राज रहा था। बाद में कहा जाता है कि जो मत्स्य महाजनपद था, यह मत्स्य महाजनपद चेदी महाजनपद के ही अधीन आता था। यही मत्स्य मगध महाजनपद के अधीन हो गया था। अपना अलवर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य, राजधानी विराटनगर। ध्यान रखना, एक मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। बहुत बार कंफ्यूज होती है, क्योंकि अपने राजस्थान का एकीकरण किया गया था, तो एकीकरण के समय मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बनाई गई थी और मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर, जो राजा विराट के नाम से इसकी राजधानी का नाम निकाला गया है। अपन आगे नेक्स्ट बात करें, सूरसेन महाजनपद ले लेते हैं। ये सूरसेन महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, तो सूरसेन महाजनपद ब्रज क्षेत्र का, ब्रज के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था और इसी सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, और मथुरा नाम से ही आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, शब्द आ रहा होगा भगवान श्री कृष्ण। क्यों मथुरा नाम लेते ही भगवान श्री कृष्ण का नाम आ जाता है? क्योंकि मथुरा, गोकुल धाम वगैरह सब, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का संबंध इसी सूरसेन महाजनपद से है। कहा जाता है कि महाभारत काल के समय इसी मथुरा में यदुवंशों का, यदुवंश या यादव वंश का शासन रहा था। तभी यादव समाज के या यादव जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना किया करते हैं। सूरसेन महाजनपद के बारे में बात करें अपन, तो इसी सूरसेन महाजनपद को यहाँ पे समझिए, क्योंकि यूपी के आसपास का उत्तर प्रदेश आ गया, इसी उत्तर प्रदेश से अपने राजस्थान के पूर्वी जिलों के बिल्कुल नजदीक एक अपना जिला और पड़ता है करौली, करौली जिला, यानी कि करौली जिले का अधिकांश भाग इसी सूरसेन महाजनपद में आया करता था। दूसरी बात, अलवर का जो पूर्वी हिस्सा था, यह पूर्वी हिस्सा भी इसी सूरसेन महाजनपद में आया करता है। कहा जाता है कि सूरसेन महाजनपद को यूनानी लेखकों ने इस सूरसेन को सूरसेनोई कहा है। ठीक, और सूरसेनोई की राजधानी उन्होंने बताई है मेथोरा। ये राजधानी मेथोरा बताई है सूरसेन महाजनपद के बारे में। सूरसेन ब्रज के क्षेत्र का आसपास का राजधानी मथुरा, और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण का संबंध आता है, तो यहाँ पे यादव वंश का या यदुवंश का शासनकाल रहा। और यूनानी लेखकों में इसी सूरसेन को सूरसेनोई और इसकी राजधानी को मेथुरा कहा जाता है। और अलवर जिले का पूर्वी वाला भाग भी इसी सूरसेन महाजनपद में, और करौली का अधिकांश क्षेत्र इसी सूरसेन महाजनपद में आता है। अपन बात करते हैं कुरु महाजनपद की। कुरु महाजनपद, देखिए बच्चों, कुरु महाजनपद नाम आपने सुना होगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र, और महाभारत की लड़ाई इसी कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो महाभारत के समय यह कुरु साहसी लोगों के लिए, साहसी, बुद्धिमान और कौशल के लिए यह कुरु महाजनपद के लोग साहसी हुआ करते थे। बुद्धिमान और कौशल तीनों के गुण, यानी कि महाजनपदों के काल में, महाभारत के काल में
इसी कुरु महाजनपद के लोग साहसी और बुद्धिमान हुआ करते थे। कुरु महाजनपद के राजधानी, कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ कैसे पड़ी? देखिए, इंद्रप्रस्थ जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, पहली यानी कि अज्ञातवास का पहला वर्ष है, तब पांडवों को एक क्षेत्र दिया गया था, उसका नाम था खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ। यह खांडव प्रस्थ, इसका खांडव का अर्थ होता है खंडहर। खंडहर। आप कभी अलवर के अजयगढ़ भानगढ़ देखने गए हो या घूमने गए हो तो वहां पे जैन सीढ़ी या खंडहरों के रूप में महल पुराने टूटे फूटे पड़े हुए हैं, तो ऐसा ही यह है खांडव प्रस्थ। तो उस समय महाभारत के काल के समय पांडवों को ये जो जगह दी गई थी, यह जैन सीढ़ी थी। तब पांडवों का एक तरह से मन खराब हो गया था कि इसको इस क्षेत्र में कैसे रहेंगे, रहने लायक जगह नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप भी कुछ इसको सही कर लीजिए, बना लीजिए, और मैं इंद्र भगवान को कह दूंगा कि वह भी आपकी सहायता कर देंगे। और इंद्र भगवान ने इनकी पांडवों की सहायता की थी और इस खांडव प्रस्थ को रहने लायक बना लिया था। और पांडवों ने फिर खुश होकर, जब ये रहने लायक हो गई, तो पांडवों ने इस खांडव प्रस्थ का नाम चेंज कर दिया था भगवान इंद्र के नाम से, क्योंकि इंद्र ने सहायता की थी और नाम चेंज कर दिया था। पांडवों ने इसकी राजधानी क्या कर दी थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, समझ में आ गया। कुरु महाजनपद के समय या उस समय एक नगर था प्रसिद्ध, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर यहाँ का प्रसिद्ध नगर हुआ करता था और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हुई? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अपन बात करें जांगल जनपद की, बात करेंगे। मत्स्य हो गया, सुरसेन हो गया और कुरु महाजनपद हो गया। 16 महाजनपद तो कंप्लीट हो गई। अब अपने राजस्थान के संदर्भ में एक जांगल जनपद लगता है, उस जांगल जनपद को देख लेते हैं। जांगल जनपद है राजस्थान के यानी कि यह वाला क्षेत्र है अपना बीकानेर और जोधपुर वाला क्षेत्र। जयपुर के पश्चिम में इधर वाला ये क्षेत्र जोधपुर और बीकानेर